No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedural established by law. देखिए, किसी भी पर्सन को जीवन का जो अधिकार होता है, आर्टिकल 21 बहुत ही वास्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो जीवन का अधिकार मतलब आर्टिकल 21 जो है बहुत ही वास्ट है, और वास्ट होने के साथ उसमें इतनी सारी चीजें रिट लगा लगा कर उसमें इतनी चीजें ऐड हो गई हैं कि उसके साथ हम कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में, जबकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ने को देखते हैं तो हमें मात्र एक ही लाइन पढ़ने को मिलती है जो अभी आप मैंने रीड की, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आप वेयर एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को केस लॉस नहीं देखेंगे, सिर्फ आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 1 में सिर्फ ये 1.5 लाइनें हैं, है ना, कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लिबर्टी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से यहाँ क्या मतलब है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब सभी इतना तो आई थिंक समझते ही हैं कि फांसी की जो सजा है, अभी आप लोग कैपिटल पनिशमेंट किसी न किसी में पढ़ाई होगा, आईपीसी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इवन पेनोलॉजी में आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे। कैपिटल पनिशमेंट और आर्टिकल 21 दोनों डिफरेंट है, पर क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया गया है। प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कौन से, जो हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक तरफ तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है और फिर क्योंकि हमारे पास आईपीसी भी है, सीआरपीसी है, और आईपीसी में ये चीजें मेंशन की गई हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति इस तरह का क्राइम करता है, जो जितने भी 10 से 11 सेक्शन से जहां जहां कैपिटल पनिशमेंट को मेंशन किया गया है वहां व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। यहाँ पहले इस चीज को इसलिए यहाँ समझिएगा क्योंकि यही एक रीजन है कि एक तरफ तो हमें बोला जाता है कि भाई आर्टिकल 21 आपको पूरी तरह से लिबर्टी देता है, पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता या उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। तो यहाँ पर कुछ नियम ऐसे हैं जो कि विधि ने जो नियम बना दिए गए हैं, उसके अलावा किसी व्यक्ति को मुझे जेल में बंद करने का अधिकार है क्या, किसी व्यक्ति को मुझे रोक देने का अधिकार है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने का राइट है क्या, इम्प्रिजनमेंट देने का राइट है क्या, कोई मुझे रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कर सकता है, अगर करता भी तो ऑलरेडी रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट वर्ड पहले ही मेंशन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोई क्राइम करती हूँ तो मुझे प्रिजन में डालने का राइट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को है। अगर मैं कोई क्राइम करती, गवर्नमेंट मीन्स जुडिशरी को है, अगर मैं कोई क्राइम करती हूँ तो मुझे क्राइम में अपने आप चीजें कौन सी आ चुकी हैं कि हमने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक किया है जो कि हम नहीं कर सकते, जो क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स यहाँ पर जो लॉ है वो लॉ बहुत मैटर करता है, क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ हमें ये बोल देता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके अलावा इतना आप छोड़ दीजिए। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो हमारी लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी भी पर्सन को राइट नहीं होगा कि वो हमें इस पर्टिकुलर राइट को वॉयलेट करे। और आपका जो आर्टिकल 21 है वो इसलिए बहुत ज्यादा वास्ट है कि जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो जीवन में आती हैं, कौन कौन सी ऐसी लिबर्टीज हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्या सिर्फ सांस लेना, सिर्फ हम सांस लेते रहे हम जिंदा रहेंगे, दैट्स इट, कुछ भी और चीजें चाहिए हमें। अब मान लीजिए थोड़ा ऐसे ही समझिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें हैं और बहुत अच्छा है। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 इज ऑल्सो माई फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजों के बोलते हैं ना, बहुत डीप में जा सकते हैं। अब डीप में इन द सेंस कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शरीर जीवन की जो जीवन से जुड़ी चीजें हैं, तो क्या सिर्फ सांस लेते रहे हम जीते रहेंगे, नॉट पॉसिबल, कई चीजें और भी चाहिए। तो क्या फिर वो आर्टिकल 21 में आती हैं, कौन सी चीजें, हमारी बेसिक नीड्स, हमारे लिए जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो, है ना। और इसके कई सारे केस लॉ मैंने इसमें मेंशन किए हैं, इसलिए सभी लोग इसे थोड़ा ध्यान से पीपीटी को थोड़ा सा अच्छे से रीड करिएगा। देखिए आर्टिकल 21 चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन में मेंशन कर दिया गया है, पर क्योंकि उसका डीप सेंस होने के कारण कई ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ बिना कहे शामिल हैं।
और जहां नहीं कही गई है वहां कहलवा दी गई, किससे? जुडिशरी के थ्रू। कैसे? रिट लगा कर, है ना। PIL फाइल किया गया, बताया गया कि यहाँ प्राण और देहिक में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें शामिल की जा सकती हैं। अब जैसे मैं एक शब्द बोलूं कि डिग्निटी, पहले हाँ हम ये डिस्कस कर ले। अकॉर्डिंग टू भगवती आर्टिकल 21 embodies a constitutional value of supreme importance in democratic society। बहुत डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बार बार डेमोक्रेटिक वर्ड अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं और अगर हर जगह आता है तो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक मतलब जनता ही सब कुछ है ना यहाँ पर। तो हमारे लिए क्या क्या जरूरी है? हमारे लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, क्या हमें उसके लिए लिबर्टी है, क्या हमारे साथ किसी तरह का अन्याय तो नहीं हो रहा है। वो जितनी भी PIL लगाई गई है उसी के अकॉर्डिंग लगाई गई है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ जीवन के अधिकार में कितनी चीजें हैं, सिर्फ सांस लेना ही नहीं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी होती हैं। मैग्ना कार्टा शायद सभी को याद होगा, लास्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था मैग्ना कार्टा के बारे में। किरण थोड़ा सा भी याद है तो मुझे बताओ। वेरी गुड। क्या था? मैम राइट्स, मतलब सबसे पहले राइट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। हाँ, और ये कहाँ 12-15 ऐसा 1912 में आया था आई थिंक, और ये ब्रिटेन में हुआ था, है ना। यस मैम। हाँ, तो मैग्ना कार्टा एक तरह से ये मैग्ना कार्टा प्रोटेक्टिव ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, दिस राइट हैज बीन हेल्ड टू बी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 21 को निकाल देते हैं तो बाकी के हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई सेंस नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा है। इसके अलावा बाकी के दे दिए भी जाएं तो क्या काम के हैं? हमारे लिए कोई काम के नहीं है। इसीलिए पूरे जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है उन सबका बेस जो एक फाउंडेशन है, वंदना डोंट बिहेव लाइक किड, स्क्रीन आप पे आ रहा है बेटा, लिखा हुआ आपका, है ना। एक इसमें AK गोपालन का एक केस है, ये भी आप मेंशन करिएगा कि यहाँ पर हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस, कुछ जीवन के अधिकार में वो सारे लोग शामिल हैं चाहे प्रिजनर्स भी क्यों ना हो, पर कुछ जगह पर उन्हें भी ये राइट है। और इसीलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट किया जाए, चाहे वो कहीं भी हो, कि उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता एक लिमिटेड, चाहे कहीं लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस जरूरी भी है उसके बावजूद भी हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। इसमें सबसे मेन जो चीज को ऐड किया गया आर्टिकल 21 में वो है राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी को कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या होती है? हिंदी में मैं बता दूं, गरिमापूर्ण जीवन। इसमें केस लॉज भी है, सम्मान से रहना शायद। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। कई बार हम लोग देखते हैं इंडिया में तो बहुत अच्छे से देखने में आता है, इवन इंदौर की ही मैं बात करूं तो पलासिया चौराहे पर सभी लोग गए होंगे, सभी लोगों ने देखा होगा कि वहां पर भीख मांगने वाले बहुत ज्यादा क्राउड है वहां पर, है ना। बेगर्स का बहुत बड़ा क्राउड होता है और वो लोग हमेशा आपकी कार खड़ी हुई है और वो लोग आके बिल्कुल आपको कांच के वहां से बार बार पुश करेंगे और प्रेशर करेंगे। उन्हें देखकर डेफिनेटली हमें गुड फील तो नहीं होता है ना। इरिटेट भी हम होते हैं और ये भी फीलिंग आता है कि अरे हमारी ही कंट्री का, हमारे ही बीच के लोग हैं जो एक इस तरह का जीवन भी जी रहे हैं। कभी सोचना, अगर नहीं सोचा है तो सोचना इस चीज को कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या कोई पागल है, रोड पर अकेला है, परेशान है, भीख मांग रहा है, कोई शेल्टर नहीं है, कोई चीज खाने को नहीं है, क्योंकि वो मेंटली अनसाउंड है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसे तो पता भी नहीं है। अब जब हम उसे देखते हैं तो भी हमें बुरा फीलिंग आता है। हम जब ये देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ही जैसा एक व्यक्ति मीन्स एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग की ये कंडीशन हो चुकी है, तो क्या उसे शेल्टर मिलना चाहिए? क्या उसे प्रॉपर फूड मिलना चाहिए? क्या प्रॉपर क्लोथिंग होना चाहिए? क्या? क्योंकि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो ये उसका फॉल्ट नहीं है ना। अगर रोड पर गरीब हैं, भिखारी हैं, इन सभी लोगों का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब अगर ये लोग इस तरह के हैं तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी होनी चाहिए कि इन लोगों को प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर शेल्टर, वो हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो कि इनके लिए जरूरी है। तो ये काम अब हम लोग और आप लोग तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली स्टेट करेगा, है ना। अब यहाँ डिग्निटी से मतलब ये हो जाता है कि गरिमापूर्ण जीवन। अभी जैसे मैंने बोला कि रोड पर अगर कोई व्यक्ति हम इस तरह का देखते हैं तो क्या हमें उसके लिए अच्छा फीलिंग आता है?
अच्छा मीन्स हमें ये बुरा लगता है ना कि अरे इस ये कंडीशन भी है, ये लोग इस तरह से भी सरवाइव कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हैं तो यहाँ पर स्टेट उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करे कि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके, एक इस तरह की लाइफ, क्योंकि उनके साथ उनका जो लाइफ है वो उन्होंने नहीं चूज किया है, उनके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि वो लाइफ उनको मिला है। अब उसके लिए सोल्यूशन किसके पास होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास है। आप इतने शेल्टर्स बना दीजिए, आप इतनी चीजें कर दीजिए उन लोगों के लिए कि वो लोग एक ऐसा जीवन जी पाए, जैसे होते हैं ना वृद्धाश्रम, हम जाकर वहां देखते हैं तो चाहे हमें बुरा लगता है पर हमें एक ये फीलिंग भी आता है कि एटलीस्ट इस सड़क से ज्यादा बेहतर है कि किसी आश्रम में है ना। इसी तरह अनाथ आश्रम में हम देखते हैं कि बच्चा कहीं रोड पर भीख मांगने से अच्छा है कि वो किसी शेल्टर में है और एक प्रॉपर लाइफ उसको मिल रहा है। तो ये सारे काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है वो एक तरह से स्टेट का हो जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी से मतलब है एक व्यक्ति के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें उसे दी जाए। पर्टिकुलर यहाँ पर एक केस भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर वो सारी चीजें लाइफ के साथ दैट right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it, namely the bare necessities of life such as adequate nutrition, अब nutrition, clothing, shelter, facilities for reading means everything, writing, expression, हर वो चीज। अब जैसे मैंने बोला कि अनाथ आश्रम में बच्चों को जब रखा जाता है तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से कितने बच्चे आज तक कभी कोई गए हैं इस तरह के शेल्टर होम पर, कोई गया है? यस मैम। अंदर से देखा है जाकर? अनाथ आश्रम हाँ देखा है। वेरी गुड। और सभी से मैं बोलूँगी कि आप सभी लोगों को एटलीस्ट इन चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, इन चीज़ों में जाया करिए, देखा करिए। इंदौर में कई सारे इस तरह की जगह हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए। हमें पता चलता है कि हम जिस तरह का लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं क्या इस तरह का लोगों को मिल पा रहा है, तो नहीं। वहां पर हमें एक रियलिटी दिखती है कि ये भी है, रियल में ये चीजें भी हो रही हैं, है ना। तो कई सारे हमारे यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं। तो ये सभी पर एप्लीकेबल होता है आर्टिकल 21, ऐसा तो है नहीं सभी के लिए, बट स्पेशली क्योंकि हमारा फोकस, क्योंकि हम तो हमारे लिए सारी चीजें कर ही पा रहे हैं, बट जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी और ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर स्टेट उन लोगों के लिए उस तरह से काम करे कि वो सभी लोग वो सारी चीजें ले पाए जो कि एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ राइट टू आर्टिकल 21 हमें बोलता है कि राइट टू लाइफ में वो सारी चीजें शामिल हैं जो कि एक व्यक्ति को उसके डेवलपमेंट के लिए उसकी जो बेसिक नीड्स है वो सारी फुलफिल यहाँ की जानी चाहिए। फिर राइट टू लाइवलीहुड। In the case of Oliga, Pels and Orzis versus Bombay Municipal Corporation, the court held that the right to life, including right to livelihood. अब देखिए कितना जरूरी है। हम हमारी लाइफ कैसे चलाएंगे? ऐसे ही हो जाएगा? नहीं। अब अगर हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए, अभी आर्टिकल 19 का जे मैंने आप लोगों को परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था जी, कहीं पर भी हमें जाने का राइट है, हम कहीं पर किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, हम किसी भी तरह का जॉब कर सकते हैं, हर एक तरह की चीजें हमें दी गई हैं। अब इसी में ऑलरेडी वो चीजें तो हमारे पास हैं, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइवलीहुड को भी शामिल किया गया है। और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, जैसे इसमें ये देखिएगा सबसे लास्ट वाला जो केस है, MX of Bombay Indian Harvard versus MS Zai. The court held that the person tested HIV positive could not be rendered medically unfit slowly on the ground so as to deny him the employment. किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे रीजन से लाइवलीहुड के लिए या आजीविका चलाने के लिए आप वंचित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई ऐसा रीजन ना हो, है ना। रीजन इन दिस HIV पॉजिटिव होना रीजन नहीं है। रीजन ये है कि हाँ वो अपने काम में परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, वो अनफिट है और वो काम नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज है। सिर्फ उसका पॉजिटिव हो जाना यहाँ पर उसे उसके एम्प्लॉयमेंट के राइट से उसे नहीं खत्म कर सकता, उसके राइट टू एम्प्लॉयमेंट को उसका वायलेशन नहीं कर सकता। राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर सबसे पहले चमेली देवी का जो केस है उसमें इसे मेंशन किया गया था कि 2000 जैसे अभी मैंने जो डिस्कस किया, एज ए गुड
as good as this right guaranteed under Article 21 sounds. As citizens, we must provide at least basic shelters to those who are ignored by government, because no human being must be deprived of food, shelter और वाटर. ये तीन हमारी ऐसी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर और वाटर. चमेली देवी का केस शायद सभी को याद भी होगा. अगर हमें फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है और वाटर नहीं है, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं. अब अगर हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, तो फिर हमारे आर्टिकल 21 का कोई सेंस ही नहीं है. देखिए, जितनी भी PIL, ये इतना वास्ट है ये वाला आपका आर्टिकल 21 की, कई सारे केस लॉज हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे, जो कि मतलब PIL का अगर आप कोई बुक उठाएंगे, अगर लौकिकवाद से संबंधित जो आपका एक सब्जेक्ट भी होता है, उसे जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको मोस्टली उसमें 80% केसेस आपको आर्टिकल 21 के पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि इतना वास्ट है. अगर हम लोग फूड के बगैर, शेल्टर के बगैर, पानी के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे बोलते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 21 है? तो यहाँ पर इस केस में ये मेंशन किया गया कि अगर हम इस तरह की चीजें मेंशन करना चाहते हैं, एक मिनट भाई, अगर आप लोग प्रॉपर फिट नहीं हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और अगर आप प्रॉपर अटायर में नहीं हैं, तो आप लोग अपना वीडियो पॉज करके रखेंगे. रजत, अपना वीडियो मैंने तुम्हारा ऑफ किया है, ध्यान रखिए आप लोग. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आपका वीडियो ऑन करके रखें, बट फिर आपको प्रॉपर आपका सेटिंग होना चाहिए, प्रॉपर आपका अटायर होना चाहिए. ठीक है? गलती से हो गया था चालू कोई. हाँ, तो फिर वैसे तो मेरे ख्याल से बैठकर प्रॉपर सुनना चाहिए, कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए. जैसे मैंने अभी जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, तो आप लोग प्रॉपर एक टेबल कुर्सी पर बैठिए. घर में सभी का एक थोड़ा सा छोटा सा स्टडी एरिया तो होगा ही होगा, आई थिंक. तो रजत, थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखो बेटा, है ना. जो चीजें मैं बोलती हूँ आप लोग उसके सिनॉप्सिस बना सकते हैं उसी दौरान. आप लोग केस लॉज अलग से लिख सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं. ठीक है? राइट टू लिव इन अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, ये भी हमारा राइट है, क्योंकि अगर बेहद पोल्यूशन के साथ हम रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, MC मेहता का सभी को पता होगा, ये MC मेहता का केस है, जिन्होंने एक साथ 192 इंडस्ट्रीज के लिए एक केस PIL फाइल किया था, जिसमें कि ये सभी चीजें इसमें शामिल है. सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, यहाँ पर फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक्स, एंशिएंट मोन्यूमेंट, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है, कि हर एक चीज को अनपॉल्यूटेड रखने का जो काम है और उनको मेंटेनेंस प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए चीजें बहुत जरूरी है. और MC मेहता के केस में इन चीजों को शामिल किया गया था, क्योंकि अगर जैसे अभी ये कोरोना जो आया है, कोई नहीं चाहता ना इस तरह का लाइफ जीना जिस तरह का अभी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं. अगर चीजें बहुत अच्छी हो तो ये हमारे लिए, मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो. अब अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें कि हम और ह्यूमन, इवन एनिमल्स हुए, वाइल्ड लाइफ, सभी के लिए, फॉरेस्ट वाले, इन सभी के लिए नेचर को, मदर नेचर को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि हम इसी का पार्ट है. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारी जो पूरा नेचर है वो अनपॉपुलेटेड रहे. और इसीलिए यहाँ पर ये जो PIL लगाया गया था, इसे इवन राइट टू 21, जो आपका आर्टिकल 21 है, इसी में इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये हमारा राइट होता है कि हम इस तरह के इन्वायरमेंट में रहें जो कि हेल्दी हो, हमारे लिए हार्मफुल ना हो. फिर है आपका राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A. 86 अमेंडमेंट जो हुआ है 2002 में, तब आर्टिकल 21A को अलग से इसमें इंक्लूड किया गया है. The Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right in such manner at the state may by law determine. देखिए यहाँ पर what happened? एक
ओके बस 2 मिनट टाइम। कहाँ थे हम लोग? हाँ, आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21A 2002 के बाद ऐड किया गया है। यहाँ पर स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सभी बच्चों को, जो कि एज ग्रुप यहाँ बताया गया है, सभी बच्चों के लिए स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट है। अब आप लोगों का ये काम है आज, ये आप लोग ऑलरेडी हम लोग का एक्चुअली लेक्चर हो ही चुका है। मैं कल पूछने वाली हूँ अंकिता, स्पेशली आपसे, श्रद्धा, सभी को सर्च करना है, बट मुझे रिटर्न में चाहिए। आप लोग ये सर्च करेंगे कि क्या 2002 से लेकर आज की डेट तक, मतलब अभी तक कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या 100% एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मिला है। ये सभी लोग नेट पर सर्च करेंगे, है ना। मतलब राइटिंग में भी मुझे देखना है, तो राइटिंग में मैंने स्पेसिफिक 2 नाम भी बता दिए हैं और सभी से मैं पूछूंगी अलग से। आप लोग नेट पर ये सर्च करेंगे कितने स्टेट ऐसे हैं जिस पर में कि यहाँ पर रेशो आपको निकालना है कि 6 से 14 साल के बच्चों का जो ये रेशो है, क्योंकि ये 2002 से हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है कि हमारा उन बच्चों का मतलब फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों का। तो क्या सभी बच्चों के लिए जो कंपलसरी एजुकेशन है, क्या सभी को मिल पा रहा है? तो आप नेट पर डेटा देखिए इसमें, और वो डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। समवन विल से ओके, ओके मैम। है ना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 21 आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने भी पढ़ा है। आर्टिकल 21A भी हम लोग जानते हैं, बट रियलिटी हमें नहीं पता है। अभी रियलिटी आप देखेंगे, क्या हमारे आसपास के जो गरीब बच्चे हैं या हम छोटे छोटे गाँव के जो बच्चे हैं, सभी को आर्टिकल 21A का बेनिफिट मिल पा रहा है? तो एटलीस्ट एक रेशो आप लोग निकालेंगे, और वो रेशो में कल सभी से पूछूंगी, जितने भी बच्चे आज हैं। मैं भी अटेंडेंस ले लूं ताकि मैं कल पूछ पाऊँ, है ना। तो आप लोग ये निकाल कर रखिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट जाता है, कौन सा एजुकेशन अप टू 6 to 14 का। आफ्टर ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद हाईएस्ट स्टेट मुझे जानना है और लोएस्ट स्टेट मुझे जानना है। ये आप लोगों का काम है, आप लोग आज ये सर्च करेंगे, है ना। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं बाकी का। कल नहीं, जब भी लेक्चर होगा तो नेक्स्ट, हाँ आप लोगों को 2-3 दिन का टाइम मिल गया भाई, अच्छे से आप लोग देखकर बताइए सभी लोग फिर तो, ठीक है। और टेस्ट के लिए मुझे कोई एक डेट सब लोग कॉमनली बता दीजिए, तो आप लोग का एक टेस्ट लेना चाह रही हूँ मैं। तो टेस्ट के लिए कोई डेट आप फाइनल कर लीजिए, या तो सैटरडे अगर चाहते हैं तो सैटरडे, इस बार तो फिर सेकंड सैटरडे ऑफ रहेगा, तो कोई भी एक डेट फिक्स कर लीजिए सब लोग मिलकर और मुझे बता दीजिए। तो एक असाइनमेंट भी नहीं आए हैं, कुछ ही लोगों के आए हैं, तो फिर एमएसटी स्टार्ट हो उसके पहले टेस्ट और असाइनमेंट से आप लोग बच जाइए। अभी आप लोगों का वाइवा भी होने वाला है, ये मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि सभी के पास आई थिंक कुछ बच्चों के पास लेटर्स आए हैं कॉलेज से, तो आपका सिर्फ वाइवा होगा, उसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो सब लोग अपनी अटेंडेंस के लिए श्योर हो जाइए, 1-2 दिन में सभी को प्रॉपर मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो थोड़े से अपने एकेडमिक वाले पार्ट पे अवेयर हो जाइए, आप एक्टिव हो जाइए, है ना। चलिए थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना बेटा। चलिए थैंक यू।